हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। गार्डियन ने ये पब्लिश किया है कि ट्रंप के अल्फाज हैं कि गो गेट योर ओन ऑयल। ट्रंप ने गुस्से में ये अपने एलाइज को कहा है। कौन से एलाइज को? द यूएस प्रेसिडेंट मेड द रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया एंड सेड अदर कंट्रीज लाइक यूके नीड टू लर्न हाउ टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। ये उन्होंने क्लियरली यूरोप को कहा है, बिकॉज इटली ने भी डिनाई किया है कि जो अपनी सिसिली की एयर बेस है वो यूएस एयरक्राफ्ट को अगेंस्ट ईरान इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगी। जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है। सो बेसिकली यूरोपियन सपोर्ट इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला क्राइसिस क्रिएट हुआ है तो उसमें तो वी आर ऑल इन इट टुगेदर, तो एलाइज को मिलकर लड़ना होगा। और शुरू में फ्रेंच मखौन जो हैं सदर वहाँ के, उन्होंने कहा भी था कि मेडिटरेनियन सिक्योरिटी के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत हेल्प देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली every single country has stayed away from Donald Trump in this war। और वो अब डोनाल्ड ट्रंप को शायद एहसास भी हो रहा है, और बैकग्राउंड हमसे छुपी भी नहीं है कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने किस तरीके से यूरोप को ट्रीट किया है, कनाडा को क्या कहा, यूके को क्या कहा, ज़ेलेंस्की को कैसे ट्रीट किया। सो दिस इज़ हाउ दे आर गेटिंग बैक। इसके अलावा पीट हेग्सेथ ये कहते हैं, एक न्यूज़ ब्रीफिंग दिया उन्होंने जिसमें उनका ये कहना है कि नेक्स्ट डेज इन ईरान वॉर विल बी डिसाइसिव। ये पॉस्चरिंग भी हो सकती है, ये रियलिटी भी हो सकती है, बिकॉज जब आपको मोबिलाइजेशन भी नज़र आ रही हो ट्रूप्स की, मरीन्स की, कि वो इस रीजन में आ रहे हैं, और वो वाली आपकी मरीन कोर है जो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एक तो ये बात समझ में आती है कि आप इस वॉर को मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये कई दफ़ा पॉस्चरिंग भी होती है, कई दफ़ा रियलिटी भी होती है, और वॉर में इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है। दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ ऑफ कोर्स अपनी जगह खड़े होकर अपनी आवाम को भी ये बताते हैं कि हमने अब तक कितना डैमेज किया है ईरान को, क्योंकि उनको वहाँ से भी एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, अपनी बेस से, जो मेगा बेस है स्पेशली, उससे सपोर्ट चाहिए, और दुनिया को, ईरान को वो भी एक मैसेज देना होता है कि हम अभी तक क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। इसके अलावा इजरायली स्पोक्स पर्सन का कहना है कि दे आर प्रिपेयर्ड टू कीप अटैकिंग ईरान फॉर वीक्स टू कम। उनके किसी भी रिजॉल्व में कोई भी कमी नहीं आई है, और इसराइल इज़ रेडी कि वो इस वॉर को कंटिन्यू कर सकता है जब तक चाहे। इरानियन पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रूव्स प्लान टू इम्पोज टोल्स ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ से आपको ईरान की पोजीशन पता चलती है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपने कंट्रोल को अब परमानेंट करने के चक्कर में है। उनके जो पार्लियामेंट है वो वहाँ पर कमेटी में बैठ के अप्रूव कर रही है एक ऐसा प्लान जिसके तहत वहाँ से गुजरने वाले हर शिप को एक टोल देना होगा। दिस इज़ पे बैक फॉर ईरान, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जिनके ऊपर इतने अरसे से सैंक्शंस हैं, जिनके ऊपर बार बार सैंक्शंस लगा के बार बार उनके साथ नेगोशिएशंस करके उनको बॉम्बार्डमेंट फेस करनी पड़ी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ डिसाइसिव मोमेंट फॉर देम एज़ वेल। ये उनके लिए, जैसे मैंने पहले कई दफ़ा कहा कि उनके लिए सर्वाइवल की जंग है, तो ये जो सारी मूव्स हैं ये उसी तरफ इशारा करती हैं। इसके अलावा इस जंग में जो एशियन एंगल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ज़्यादातर इसमें मिडल ईस्ट की बात करते हैं, बट ओवरऑल इसमें जो वेस्ट एशिया का रीजन इन्वॉल्व है, जिसमें मिडल ईस्ट भी आता है, और जो इसमें एशिया का एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 29 ऑफ मार्च 2026। 4 फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया के, ये सब 2 दिन के लिए इकट्ठे बैठे, टॉक्स हुई। गोल क्या था? टू फाइंड अ वे टू गेट अमेरिका एंड ईरान फेस टू फेस, आमने सामने बैठे, बातचीत करें और मसले का हल निकालें, इससे पहले कि ये जंग बिल्कुल हाथ से निकल जाए। बहुत सारी डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द हो रही है। वाई दीज 4 कंट्रीज़, वाई नॉट द यूनाइटेड नेशंस, वाई नॉट द यूरोप, वाई नॉट अमेरिका इटसेल्फ? बिकॉज मैंने इस पर पहले भी वीलॉग किया था कि जब आपके पास मीडिएटर्स ना रहें या एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस ना रहें जो मीडिएट करा सकते हों, मसले को हल कर सकते हों, वो ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। उस डेंजरस सिचुएशन में मार्क कार्नी को आप याद करें, जो कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन जो पहला राउंड है लास्ट ईयर ईरान के ऊपर अटैक का, वो हो चुका था। तो उन्होंने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे खड़े होकर ये बात कही थी कि जिस तरीके से एक किंग लाइक बिहेवियर के साथ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को लेके चल रहे हैं, कनाडा को भी धमकी लगा रहे हैं, ग्रीनलैंड को भी धमकी लगा रहे हैं, और भी वो जो कुछ कर रहे थे, उसमें सिर्फ मिडिल स्टेट्स जो होंगी
انہی کے پاس ایک یہ پلیٹ فارم رہ جائے گا کہ یا تو وہ بھی پھر کھڑی ہو جائیں اور فائٹ کریں ٹو سچ اے پاور جو کہ بالکل ایک ہیجمون بن گیا ہے اور سمجھتا ہے وہ جو کہے وہ ہونا چاہیے، یا پھر مڈل اسٹیٹس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جائے گی سوائے اس کے کہ وہ سرنڈر کریں۔ ہیئر وی آر وٹنسنگ کہ یہ مڈل اسٹیٹس جن کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، دے آر ٹرائنگ ٹو پلے دیئر لیوریج، کیونکہ لیوریج ہر ملک کے پاس ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی تک چوک پوائنٹس کو اور ٹریڈ روٹس کو میرے سے جتنا سمجھا ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک چھوٹا چھوٹا جبوتی جیسا ملک بھی جو ہے، صومالی لینڈ کو دیکھ لیں جن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، جن کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، ان کی بھی کتنی اسٹریٹجک ویلیو بڑھ جاتی ہے، ان کے پاس بھی کتنی لیوریج ہوتی ہے جب سچویشن ایسی کریٹ ہو۔ سو یہ جو ساری آپشنز ہیں جس کے ہم عادی تھے 1945 کے بعد سے، جس میں یو این بھی آتا ہے، یہ سب پیرالائزڈ ہے۔ بحرین نے ابھی ایک ریزولوشن پیش کی ہے، وہاں پہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو ایویلویٹ کرے اس ساری سچویشن کو، لیکن وی آل نو کہ نتھنگ وڈ کم آؤٹ آف نتھنگ۔ اب یو ایس خود تو پارٹی ہے اس وار میں، تو وہ تو میڈیٹ کر نہیں سکتا، تو یہ جو 4 ملک ہیں انہوں نے اسٹیپ اپ کیا ہے بیکاز دے ہیو سم تھنگ ٹو آفر۔ وہ کیا ہے؟ لیٹس بریک دیٹ ڈاؤن۔ پاکستان کو ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کا سب سے شارٹ اور موسٹ ریلیونٹ اس سچویشن میں جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کو ڈائریکٹ ایکسیس حاصل ہے بوتھ ٹورڈز امریکن لیڈرشپ اینڈ ایرانین لیڈرشپ۔ دونوں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، دونوں سائڈز پاکستان کو ٹرسٹ کر رہی ہیں۔ ایران نے آلریڈی یو ایس کا جو پیس پروپوزل ہے اس کا جواب بھجوا دیا ہے تھرو اسلام آباد۔ دونوں سائڈز جو آپس میں بات نہیں کر رہی وہ پاکستان کے ذریعے سے بات چیت کر رہی ہیں اور فون لائن ایکٹیو ہے۔ ٹرکی کی اگر ہم بات کریں تو ٹرکی کی ایک یونیک پوزیشن اپنی جگہ ہے، نیٹو کا ممبر ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹ مینس کہ اس کی یورپ میں بھی لیوریج ہے اور اس ریجن میں بھی لیوریج ہے۔ سو جب ٹرکی بات کرتا ہے تو ویسٹرن الائنسز کو سننی پڑتی ہے۔ ٹرکی آلسو ہیز اٹس اون ہسٹری، وہ بروکرنگ کرتا رہا ہے ماضی میں۔ یوکرین کی گرین ڈیل آپ کو 2022 کی یاد ہوگی، دیٹ واز ٹرکی۔ جیوگرافیکلی ٹرکی واز فورس، جو سی پیسج ہے جو بلیک سی کو میڈیٹرینین سے کنیکٹ کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، سو another critical trade route. So Turkey has cards to play. اب اس کے علاوہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے اس میں کہ اوریجنلی یہ میٹنگ انقرہ میں ہونی تھی جو کہ ٹرکی کا کیپٹل ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹرکی اس کو ہوسٹ کرنا چاہتا تھا بیکاز ٹرکی بھی اپنے آپ کو قطر کی طرح ایک میڈیشن کے رول میں لانا چاہتا ہے، لیکن دس میٹنگ واز مووڈ ٹو اسلام آباد بیکاز اس وقت جو ایکسس پوائنٹ ہے دونوں طرف سے، یو ایس کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، وہ پاکستان ہے۔ سو اتنے سینٹرل رول کی وجہ سے ہینڈز آن کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، اس لیے اس میٹنگ کو ادھر موو کیا گیا۔ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے کوشش کی کہ یہ انقرہ میں ہی ہو جائے بیکاز وہ جو ایک سعودی اینگل ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شاید ایک زیادہ نیوٹرل وینیو انقرہ ہو جاتا، بٹ اسٹل اگین جو ویلیو ایڈ کر رہا تھا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ دونوں سائڈز کس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ سو یہ ایک موو صرف آپ کو بتاتی ہے کہ کئی دفعہ کئی ملکوں کا، کئی ریجنز کا جو مرضی سٹیٹس ہو، اگر ان کی ریلیونس اس وقت بہت زیادہ ہے تو وہ اس وقت ایک پیوٹ پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ کی بات کریں تو ایجپٹ سوئس کینال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگین اٹس اے شارٹ کٹ بٹوین دا انڈین اوشن اینڈ دا میڈیٹرینین، موسٹ آف دا ورلڈز ٹریڈ یوزز اٹ۔ اگر گلف میں مسئلہ ہوگا، سوئس کینال ڈسرپٹ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ٹریڈ جو ہے بیسکلی وہ بند ہو کے رہ جائے گی۔ سو ایجپٹ بھی اس وقت اکنامکلی بہت سفر کر رہا ہے اور اسٹیبلٹی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی ریپیوٹیڈ اور رسپیکٹڈ جو ایک آئیڈینٹی ہے جامعہ الازہر کی وجہ سے، مصر کی، وہ اسلامک ورلڈ میں جو وہ انجوائے کرتا ہے، وہ بھی اس کو ایک یونیک پوزیشن دیتا ہے کہ ریلیجس مورل اتھارٹی کی جب بھی بات ہو تو وہ کچھ مسلمان ملک جن کی بات سنی جاتی ہے ان میں ایجپٹ بھی آتا ہے۔ ناؤ لیٹس کم ٹو سعودی عربیہ جو کہ اس جنگ میں پارٹی ہے۔ ایک طرف یو ایس بیسز کو ہوسٹ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایران کی طرف سے اٹیک ہونے کے باوجود ابھی تک ریسٹرین دکھا رہا ہے۔ ریسٹرین ایٹ ٹائمز پاور ہوتی ہے، اور یہ اس وقت یہ پاور جو ریاض نے ایکسرسائز کی ہے اس کی وجہ سے اس نے اس ٹیبل پہ بیٹھنے کی جو آمادگی ظاہر کی ہے، اٹ شوز کہ وہ پیس میں بھی انٹرسٹڈ ہے۔ اب سعودی عربیہ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہولیسٹ پلیسز ان دا اسلام، کیونکہ وہاں پہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، مکہ اینڈ مدینہ۔ سو جب سعودی عربیہ بات کرتا ہے تو مسلم ورلڈ سنتی ہے۔ اب ان سارے اینگلز کو ایک جگہ کریں تو یہ کلیکٹیولی سارے ملک بیٹھے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کی ٹاپ پہ۔
स्विस कैनाल पे, बॉस्फोरस पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट सी पैसेजेस कौन से हैं दुनिया में? यही हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल टॉक, दिस इज़ रियल फिजिकल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लेवरेज कि दुनिया का ऑयल और दुनिया की ट्रेड कैसे चलनी है, इस वॉर को कैसे रोकना है। एंड आई कॉल इट हिस्टोरिक बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि OIC को निकाल दें, GCC को भी निकाल दें, अरब लीग को भी निकाल दें, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ एक सीरियस फंक्शनिंग एफर्ट कर रहे हैं टू रिजॉल्व अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अपनी टर्म्स पे और अपने रीजन की बेस पे। दे आर नॉट वेटिंग फॉर अमेरिका और यूरोप कि वो हमें बताएं कि क्या करना है। कोई वेस्टर्न परमिशनिज्म यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, कोई वेस्टर्न लीडरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, और कहीं भी कोई ऐसा सिग्नल भी एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे ये मालूम हो कि किसी की बैक पे कोई यूरोपियन कंट्री खड़ा हुआ है जो स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, या कहीं पे US की तरफ से सिग्नलिंग हो रही होगी। सो दिस इज़ जेन्युइनली न्यू। वाई? बिकॉज ईरान इज़ वन कंट्री कि अगर उसको थोड़ी सी भनक भी पड़ जाए कि इन सब कंट्रीज़ में से कोई एक ब्लफ कर सकता है, तो ईरान इज़ राइट नाउ इन अ पोजीशन कि वो इस सीट पे बैठने से इनकार कर दे। सो द वेरी फैक्ट कि अनलाइक OIC, अनलाइक अरब लीग, अनलाइक GCC, इन सब के बारे में ईरान भी होपफुल है या एटलीस्ट रेडी है टू लिसन टू देम, उनके ज़रिए से वो टॉक्स कर रहा है। दिस गिव दिस कोalition अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। कुछ इसको मुस्लिम क्वाड भी कह रहे हैं, कुछ इसको मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर येट, बिकॉज कई मुल्क जब करीब आते हैं उस वक्त की प्रॉब्लम को सामने रखते हुए वो बाद में क्या शक्ल इख्तियार करते हैं वो आप पहले से बैठ के असेस नहीं कर सकते। यस, अगर सक्सेस मिल जाती है तो उसके बाद वो उसको आगे बढ़ाना चाहें, उस अम्ब्रेला में मज़ीद मुल्क आना चाहें, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ना पाकिस्तान की बात करते हुए एज अ जर्नलिस्ट हम खुद बहुत क्रिटिकल होते हैं अपने मुल्क पे, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जहाँ पे ड्यू होता है। और इस वक्त जो एक एक्सेस पॉइंट की मैंने बात की कि ईरानियन लीडरशिप भी आपसे बात करना चाहती है और वाशिंगटन के लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं, दिस इज़ रेयर, वेरी रेयर। पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप वाशिंगटन के साथ है ऐसा नहीं है। वी आर स्ट्रगलिंग, हम मेंटेन कर रहे हैं। 4 डेज़ वॉर जो हुई उसके बाद चीज़ें चेंज हुई हैं और आपके सामने हैं। उसके बाद से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, हमने अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर कैसे कैपिटलाइज़ किया है, जैसे भी किया है वो हमारे सामने है और वो हमें रिजल्ट्स दे रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एज वेल कि इस सब में इंडिया कहाँ है। आंसर बड़ा अनकम्फर्टेबल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इज़राइल गए थे उसके सिर्फ 2 दिन बाद ये स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गई थी, ईरान के ऊपर जंग शुरू हो गई थी। जो विज़िट है, उस विज़िट का जो टाइमिंग है, उसने इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ न्यूट्रल पार्टी ईरान की नज़र में और इस मुस्लिम वर्ल्ड की नज़र में तो बिल्कुल तबाह करके रखती है। और मैंने दोनों की बात इसलिए की है कि ईरान के साथ भी बड़े स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ताल्लुकात हैं इंडिया के, UAE के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी। मोदी को शायद ही इन तीनों मुल्कों में कहीं से उनका जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो ना मिला हो, लेकिन इंडिया इफ़ेक्टिवली डिसक्वालिफाइड इटसेल्फ इन दिस सिचुएशन क्योंकि इस वैक्यूम से वो गायब है। अली ख़ामनेई का जब इंतकाल हुआ तो कंडोलेंसेस तक नहीं की गई एम्बेसीज़ में इंडियन डिप्लोमेट्स की तरफ से। उसके बाद अभी जो जयशंकर ने वर्ड यूज़ किया, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट वर्ड, लेकिन उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर होती है। और अगर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको लग रहा है आपकी पॉलिसी फ़ेल हो रही है, जिसको आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, तो उसको चेंज कर लें। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो ये होती है कि यू आर फ्री टू टेक एक्शन wherever you want and whenever you want, यानी आपके पास ऑटोनॉमी है, आप जहाँ मर्जी चाहें एक एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ना लेना, कमरे से ही गायब हो जाना, सिचुएशन से ही गायब हो जाना, न्यूट्रल हो जाना इज़ नॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो स्टेप अप किसने किया है इस सिचुएशन में? पाकिस्तान ने, अलॉन्ग विद इट्स इंटरनल स्ट्रगल्स। हम सब जानते हैं हमारे क्या मसाइल हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं और उनको डिसमिस करना भी नहीं चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारी पॉलिटिक्स में जितना नॉइज़ है इंटरनली हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हमने पोजीशन किया है अपने आप को एक ब्रिज के तौर पे दुनिया के इस वक्त सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में, नोइंग कि अगर ये फेल होता है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल थिंग। अब चाइना की बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जब ये टॉक्स ख़त्म हुए फॉरेन मिनिस्टर्स के, तो इसहाक डार जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो स्ट्रेट बीजिंग गए हैं।
Why? Because it is bigger than just passing messages. एक ट्रस्ट बिल्डिंग और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ जेस्चर्स जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ चाहिए होते हैं, ये उसका तकाजा था. सो रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान और चाइना मिल के काम कर रहे हैं कि जो US ईरान टॉक्स हो रही हैं, इनकी शक्ल क्या होनी चाहिए, कौन से रूल्स बनेंगे, अगर नए बनेंगे तो कौन से अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, प्रिंसिपल्स बल्कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे अगर सुलह हो जाती है, सीज़ फायर हो जाती है उसकी. चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की एफर्ट्स की बड़ी तारीफ़ की है, उसको बैक किया है और कहा है सीज़ फायर के लिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. ईरान ने ख़ुद पाकिस्तान को कहा है कि आप चाइना को और रशिया को नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में इन्वॉल्व करें. तेहरान नहीं चाहता कि ये जो वेस्टर्न लेड सॉल्यूशंस होते हैं उनको मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया जाए, वो एक एशियन सॉल्यूशन चाहता है. इसलिए मैंने वीलॉग के शुरू में कहा था कि दिस इज़ एन एशियन वॉर. बहुत पुराना मेरा कोई वीलॉग है, मुझे अभी जहन में आ रहा है, जिसमें मैंने कहा था एक एजेंडे के तहत ये जो एशियन सेंचुरी इसको कहा गया था कि इसमें एशिया ने इतनी तरक्की करनी थी, फोरकास्टिंग ये थी, उसको वहाँ तक पहुँचने से अगर किसी ने रोका हुआ है तो वो US की पॉलिसी है इन दिस रीजन. इस वॉर की शक्ल में भी उसी पॉलिसी को अगर आप जोड़ के देखें, उसी लेंस से देखें, तो एशिया सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है. इसलिए जो एशियन पावर्स हैं उनका कंसर्न होना बनता है. सो नाउ यू हैव पाकिस्तान जो कि मैसेजेस कन्वे कर रहा है, चाइना जो है वो इस टॉक्स को डिज़ाइन कर रहा है कि किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसकी इन्वॉल्व है. ईरान इज़ आस्किंग फॉर एन एशियन लेड प्रोसेस और रशिया भी उसका हिस्सा बनने जा रहा है. दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट पावर स्ट्रक्चर, उससे पहले जो हमने मिडल ईस्ट में विटनेस नहीं किया. और ये पावर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन गया है और डिप्लोमेसी की शक्ल में हमारे सामने है. सो पाकिस्तान का जो वेट है चाइना के साथ, अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखें तो कई लोग अक्सर ये डिबेट करते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम. CPEC हमसे चल नहीं पा रहा, गवादर को अभी तक हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, और उसमें हमेशा दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. एक तो ये कि चाइना अंडरस्टैंड्स द बिगर गेम, कि क्यों जानबूझ के इन सब प्रोजेक्ट्स को एक्टिव नहीं होने दिया जा रहा, और दूसरी बात हमेशा ये होती है कि एक ट्रस्ट लेवल पाकिस्तान और चाइना का ऐसा है जिसमें जो मर्ज़ी हो जाए हमारे जो चैनल्स हैं वो सिर्फ ग्रो ही करते हैं. सो जो वेट है ऑफ द टू कंट्रीज़ उसको तो आप कंपेयर नहीं कर सकते. चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन कई दफ़ा आपका जो वेट होता है जियोपॉलिटिकली वो इतना बड़ा होता है कि एक बहुत बड़ी पावर को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है. सो वी हैव दैट काइंड ऑफ अ वेट. सो हम उन चैनल्स को ऑपरेट करने के लिए जो कि चाइना चाहता है ऑपरेट करें और उसकी एक्सेस इस रीजन में बढ़े, हम उस वेट को कैरी कर रहे हैं. एंड टुगेदर वी कैन डिज़ाइन अ सोल्यूशन. This is the thinking behind all this diplomacy. So strategic partnerships काम भी ऐसे ही करती हैं. उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कौन सा मुल्क किस पे डिपेंडेंट है. जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी, जिबूटी जैसा, सोमालीलैंड जैसा छोटा सा जो एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, कई दफ़ा वो भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है. So this is I think a more confident and more equal पाक चाइना पार्टनरशिप जो हमने इससे पहले नहीं देखी. अगर हमने कुछ विटनेस किया था तो वो 4 days वॉर थी, वो भी एक एपिक एग्जाम्पल थी कि हम मिलिटरली भी कितने इंगेज्ड हैं. यही मैसेज US को भी जा रहा है, अमेरिका को भी जा रहा है कि आप अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं, आप अब अगर इस वॉर से निकलना चाहते हैं तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोना वर्क. ईरान ने अगर टेबल पे बैठना है तो वो यूरोप के साथ नहीं बैठेगा, वो इस्लामाबाद और बीजिंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो US भी रूल आउट नहीं कर सकता चाइना का रोल, या ये नहीं कह सकता कि हम चाइना के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं. सो चाइना एक इंटेग्रल पार्ट बन गया है सॉल्यूशन का, एंड दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ लेवरेज इन दिस रीजन. अब ये डिस्कशंस तो होंगी, ज़रूरी नहीं कि ये मीडिएशन कामयाब हो, लेकिन कुछ साइंस होते हैं कि अगर आप एक्सेस पॉइंट बन गए हैं तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ साइंस ऐसे रीड करने पड़ते हैं जिससे पता चलता है कि आपका पोटेंशियल रियल है. ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक होने थे इस डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस के दौरान, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने डिले किया, वो एक बहुत बड़ा एक जेस्चर था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से. पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने इन रियल सेंस जिसे कहते हैं, अगर वो स्ट्राइक्स डिले कराई हैं तो डिलीवर किया है. ईरान ने भी बहुत सिंबॉलिक जेस्चर दिया है. अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो करंटली हमारे शिप्स को
गुजरने दे रहा है। 20 पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स जो हैं वो वहाँ से गुजरे हैं आउट ऑफ ऑल द शिप्स इन द वर्ल्ड। सो ये गुड जेस्चर्स हैं फ्रॉम बोथ साइड। अगर कोई ये मेजर करना चाहे कि ये पाकिस्तान का एक्सेस पॉइंट या रेलेवेंट होना कितना रियल है, तो these are a few signs. Now an angle which is rarely discussed because ज़्यादा वेस्टर्न शोर है इस सारी जंग में, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बेंट है इस सारे मसले में, तो एक एंगल है जो डिस्कस ही नहीं हो रहा, वो ये कि सबसे ज़्यादा इस वॉर से इफ़ेक्ट कौन हो रहा है, हु इज़ ब्लीडिंग द मोस्ट। तो एशिया इज़ ब्लीडिंग। ये ज़्यादातर क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम या इज़राइल की प्रॉब्लम या ईरान की प्रॉब्लम समझ के सारे इसको डील कर रहे हैं, तो किसी ने इसका जो रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कौन दे रहा है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। लेट मी एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट टर्म कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि एशिया इज़ ब्लीडिंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि इस वक्त इफेक्टिवली बंद है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल वहाँ से गुजरता है, वी ऑल नो दैट। हु नीड्स दैट ऑयल? नॉट अमेरिका, क्योंकि यूएस के पास अपना ऑयल है। नॉट यूरोप, बिकॉज यूरोप ने भी अपने कुछ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लिए हैं गल्फ से हट के, जब से रशिया और यूक्रेन का मसला हुआ है। जो कंट्रीज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, गल्फ ऑयल पे, वो हैं चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान। ये वो इकोनॉमीज़ हैं जो इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। और मैंने पहले भी बताया कि ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया, तो वहाँ तो ये फूड सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी फीलिंग दिस। अगर हम सिर्फ अपनी बात करें, एनर्जी शॉर्टेजेस हमारे सामने हैं, एलएनजी इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, इकॉनमी हमारी पहले ही एक रिकवरी की सिचुएशन में थी और नियर कोलैप्स के करीब कई दफ़ा पहुंची है। अब अगेन अल्लाह ना करे, लेकिन हमें फिर लग रहा है कि अगर ये मामला प्रोलॉन्ग हुआ तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, पाकिस्तानी वर्कर्स का सोचें जो गल्फ़ में काम करते हैं, जो हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर, कुवैत से, ये सारी जो रेमिटेंसेस है ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, हमारी लाइफ लाइन है। सो अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर डिस्टेबलाइज किसको करेगी? सबसे ज़्यादा हम जैसे मुल्कों को करेगी, जो कि डायरेक्टली जॉब्स के लिए, पैसों के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, ट्रेड के लिए, इस सब के लिए इस रूट पे डिपेंडेंट है या स्विस कैनाल पे डिपेंडेंट है। फॉर यूएस दिस वॉर इज़ डिफ़िकल्ट बट मैनेजेबल। मिलिट्री बेसिस उनके पास गल्फ़ में मौजूद हैं, उनकी कौन सी अपनी होमलैंड सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है या डायरेक्ट कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है यूएस को? यूएस की जो कंपनीज़ हैं जो वेपन्स बेचती हैं उनके लिए दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। ये तो बिल्कुल बिजनेस वाला सीज़न है उनके लिए, क्योंकि वेपन्स बहुत बिक रहे हैं। फिर अमेरिकन ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए भी विन विन है, उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल सिचुएशन है बिकॉज ऑयल प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं। सो अमेरिका कैन एब्जॉर्ब इट। इज़राइल को देखें तो सबसे अच्छी पोजीशन में इज़राइल है, क्योंकि ईरान वीक हो रहा है, मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गल्फ स्टेट सामने सामने खड़ी हैं, मिशन पार्टली अकम्प्लिश्ड, और ये जितना लंबा होगा उसको सूट करेगा। सो कंसर्न किसको होने की ज़रूरत है? एशिया को, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है इस वॉर में। हर गुज़रते हफ्ते के साथ, हर गुज़रते दिन के साथ जब ये वॉर कंटिन्यू कर रही है, एशिया लूज़ कर रहा है। हमारी सप्लाई चेन्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, रुक रही हैं, डिसरप्ट हो रही हैं। हमारे एनर्जी बिल्स, एक एक बंदे की आप अगर कहानी सुन लें और उसको फिर कंपनीज़ पे ले जाएं, और बड़ी बड़ी जो सप्लाई चेन्स उससे जुड़ी हुई हैं उन बिल्स को अगर आप देखें तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। वर्कर्स की सिचुएशन देखें, जॉब्स की सिचुएशन देखें। सो हमारी ओवरऑल इकोनॉमीज़ स्लो डाउन कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है कि इस वॉर को रुकवाए वो एशिया ही है, नॉट अमेरिका, नॉट इज़राइल, नॉट यूरोप। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई चाइना इज़ शोइंग अप, पाकिस्तान हैज़ शोड अप, दिस इज़ एग्जैक्टली वाई टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें पता है कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ एक्चुअली अबाउट सर्वाइवल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ज़रूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो तो बाय प्रोडक्ट निकला है इस जंग का। इस जंग के पीछे अज़ाइम तो कुछ और थे, और इज़राइल को ये इसीलिए सूट करता है क्योंकि उसके अज़ाइम तो पूरे हो ही रहे हैं, या जो उसका स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन था उसको तो कवर मिल ही रहा है। लेकिन इन द प्रोसेस जिस तरह से कुछ कंट्रीज़ और कुछ रीजन डैमेज हो रहे हैं वो उसका कंसर्न नहीं है, इसलिए इसमें रोल भी उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
Now it is very easy to sit and give very good analysis کہ ہم بہت اچھی ڈپلومیسی کر رہے ہیں, سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن ہماری پرابلمس بھی بہت جینوئن ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. وار مستقل جاری ہے, امریکن ٹروپس کا پائل اپ اور بلٹ اپ ہو رہا ہے ریجن میں. اسرائیلی اسٹرائکس ایک دن کے لیے بھی نہیں رکیں, چاہے لیبنان کی بات کریں, چاہے آپ تہران کی بات کریں, واشنگٹن اور ایران دونوں کی بات کریں تو وہ ایک روم میں ابھی تک بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان خود کوئی بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے. ہمارے افغان بارڈر کے حالات دیکھ لیں, بلوچستان کی سچویشن دیکھ لیں, ہماری اکانومی اس جنگ سے پہلے بھی فریجل تھی, اور پھر بھی ہم ایک میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں ایک سپر پاور کے کانفلکٹ میں, وائل مینیجنگ آل دس از این انارمس ٹاسک. اور اس پہ کچھ نہ کچھ سالیڈارٹی میرے خیال ہے ضرور دکھانی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ. اینڈ دیر از ون ویری اسپیسیفک رسک جو کہ بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا, وہ یہ ہے کہ وہاں تک بات نہ جائے تو اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میوچل ڈیفینس پیکٹ ہے وتھ سعودی عربیہ, اگر یہ وار چلتی رہتی ہے, اگر ایران ہٹ کرتا رہتا ہے سعودی عربیہ کو, سعودی عربیہ اس ٹیبل سے اٹھ جاتا ہے یا وہ پاکستان کو پھر پوزیشن لینے کو کہتا ہے, تو پاکستان کو وہ کون سی چوائس ہے جو ایکسرسائز کرنی ہوگی. سعودی عربیہ از اے ٹرسٹڈ فرینڈ اینڈ ایران از اے فرینڈ اینڈ اے نیبر. سو نیوٹرل رہنا بالکل آپشن نہیں ہے, وہ ڈیمیج کرے گا ہماری کریڈیبلٹی کو, بالکل اس طرح جس طرح آج انڈیا ڈیمیج ہو رہا ہے. دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی اے ریئل ٹیسٹ آف آر ڈپلومیسی, آر فارن پالیسی, وٹ ایور یو کال اٹ, بٹ اٹس اے ویری ٹائٹ روپ اگر وہاں تک سچویشن جاتی ہے. سو کئی ڈپلومیٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا کام ہے ساری پارٹیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دینا, بیسٹ اپرچونٹی دینا, اس کے بعد فائنل اسٹیپس تو ان پارٹیز نے خود لینا ہے آپس میں گریوینسز ختم کرنے کا. سو دس از دا سچویشن, اینڈ فار ڈیکیڈز ہم نے بگ پاورز کو ہی دنیا کے کرائسس مینیج کرتے دیکھا ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹرمز پہ چیزیں کرواتے تھے. یو ایس ڈیسائیڈ کرتا تھا, یورپ فالو کرتا تھا, اور پیچھے ہم جیسے ملک بیٹھ کے صرف دیکھتے تھے. وہ ماڈل ضرور بریک کر رہا ہے رائٹ ناؤ ان فرنٹ آف آس ان دیز کرائسز ان ریئل ٹائم. ڈپلومیٹک ورک پاکستان کرتا نظر آ رہا ہے, اس کو سپورٹ چائنا کر رہا ہے, ٹرکی کر رہا ہے, ایجپٹ, سعودی عربیہ, ایون رشیا اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہے. دس از دا ایشیا جس کو ڈیٹر کرنے کے لیے اف آئی سے کہ یہاں کے لیے پالیسی بنا کے لانچ کیا گیا انڈیا کو, یا پھر ایشیا پیسیفک پالیسی یا کوڈ اس لیے بنایا گیا, یہی وہ سب کچھ تھا. اور اس میں ایک ایڈ جو ہو گئی ہے پرابلم وہ اس وار کی شکل میں ہو گئی ہے. سو لیٹس ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلوز, وی ہیو فرینڈز آن بوتھ سائڈس. ہمارے پاس کریڈیبلٹی ہے وچ از اے بگ ڈیل, جو کہ بہت سارے اور ملکوں کے پاس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہیں سپر پاورز ان سارے معاملات میں. اب یہ وار کدھر لینڈ کرتی ہے اور پاکستان اس میں کیسے اپنے آپ کو شیپ اپ کرتا ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. سی یو نیکسٹ ٹائم.